हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श इसका अध्याय 13 तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र इसका सारांश पढ़ेंगे। तो ये जो कहानी है इसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। 1947 में जिनका जन्म हुआ था। तो ये जो थे भारत की आज़ादी के साल शैलेंद्र आज़ादी के साल मतलब 1947 में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जन्मे थे। इन्होंने हिंदी से एमए तक की शिक्षा हासिल की। इन्हें किशोर वयस से ही हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से जानने और उस पर चर्चा करने का शौक रहा है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर, आधी हकीकत, आधा फसाना। और ये जो थे एक कवि थे, जो शैलेंद्र थे ये एक कवि थे। तो चलिए थोड़ा जानते हैं तीसरी कसम के बारे में। तीसरी कसम जो फिल्म थी यह तीसरी कसम की मुख्य कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं, जो कि तीसरी कसम के आधार पर अपना एक लेख लिखा था। उसी के आधार पर जो शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म का निर्देशन किया था। यह फिल्म 1966 में बनी थी, जिसके कि अभिनेता राज कपूर थे। शैलेंद्र जो थे एक कवि और गीतकार थे, लेकिन प्रहलाद ने उन्हें क्या किया, एक शिल्पकार कहा है। क्यों कहा है प्रहलाद ने उन्हें शिल्पकार शैलेंद्र को, यह हम इस अध्याय में जानेंगे। तो इस कहानी में जो है राज कपूर के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। राज कपूर आप लोगों को कितने लोगों को पता होगा राज कपूर, लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। करीना कपूर, रणबीर कपूर, ये सब राज कपूर के ही ग्रैंडसन हैं। तो चलिए हम लोग अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। जब राज कपूर ने एक फिल्म में काम किया था संगम, तो ये जो थी बहुत सफल हुई थी। तो इससे क्या हुआ, राज कपूर के अंदर बहुत विश्वास भर गया, बहुत अधिक विश्वास भर गया, आत्मविश्वास भर गया। और इन्होंने कहा कि अब हम एक साथ 4 फिल्में बनाएंगे, मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। लेकिन जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का फिल्म बनाना शुरू किया, तो उन्हें पहला पार्ट बनाने में, एक ही भाग बनाने में जो था, इस फिल्म का एक भाग बनाने में 6 साल लग गया। और इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी राज कपूर ने। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिसमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। तो इसमें क्या हुआ, इस दौरान 6 वर्ष के दौरान जो थी बहुत सारी फिल्में इसकी राज कपूर की दूसरी बन चुकी थी, जिसमें कि 1966 में फिल्म बनी तीसरी कसम और वो निर्देशित हुई। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। तीसरी कसम में जो है राज कपूर ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की अत्यंत मार्मिक कृति को सेलुलॉइड पर पूरी सार्थकता के साथ उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेलुलॉइड पर लिखी कविता थी। ये जो थी राज कपूर की अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म थी। और यह फिल्म जो थी सिर्फ फिल्म नहीं थी, बल्कि हिंदी साहित्य की जो थी एक कृति थी, जो कि सेलुलॉइड पर पूरी सार्थकता से उतारा गया था। और इसीलिए इसको तीसरी कसम को फिल्म नहीं, सेलुलॉइड पर लिखी कविता कहा गया है। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। शैलेंद्र जो थे उनके जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है तीसरी कसम। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। ये तीसरी कसम को इतना सारा अवार्ड मिला था। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। मास्को में फिल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ भी तीसरी कसम पुरस्कृत हुई, वहाँ भी इसको बहुत सारा अवार्ड मिला। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी कई फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। तो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी इसको बहुत सारा अवार्ड मिला और वहाँ इसका बहुत तारीफ हुआ कि इसमें कला बहुत है, भरा हुआ है। तो इसमें जो है कवि शैलेंद्र की जो है संवेदनशीलता की पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जिससे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। वो एक ऐसी फिल्म थी तीसरी कसम जिसको कि एक कवि ही बना सकता है और जो सच्चा कवि हो।
शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। पारिश्रमिक होता है मेहनताना, मतलब जो हम लोगों को सैलरी मिलता है उसी को हम लोग पारिश्रमिक कहते हैं। तो शैलेंद्र ने जो था राज कपूर की भावनाओं को, राज कपूर के अंदर जो भावना था उसको शब्द दिया। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता, मतलब उन्होंने, राज कपूर ने भी जो उसका सहयोगी था शैलेंद्र, उन्हें नहीं बनाया था शैलेंद्र ने फिल्म, तो उनकी फिल्म जो थी तीसरे कदम में बहुत मेहनत के साथ काम किया था, किसी भी सैलरी की उपेक्षा किए बगैर, मतलब कितना सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा इसको बिना सोचे। शैलेंद्र ने लिखा था, वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया। शैलेंद्र लिखते हैं कि जब वो राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी लेकर गए थे कि तुम्हें इसमें काम करना है, इसकी कहानी ये है, तो तुरंत ही वो कहानी सुनकर राज कपूर इस फिल्म में काम करने के लिए मान गए थे, पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। लेकिन तुरंत क्या हुआ, सीरियस हो गए और बोले कि मुझे मेरा सैलरी एडवांस में दे देना। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला लेंगे। शैलेंद्र और जो राज कपूर से जो थे ये दोस्त थे, तो शैलेंद्र को ऐसा नहीं लगा था कि जो ये तुरंत सैलरी पर आ जाएंगे और ज़िंदगी भर का जो हम लोग का दोस्ती है उसके लिए वो ऐसा काम करेगा, मतलब कि सैलरी का बात करेगा। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया मेरा पारिश्रमिक। जब शैलेंद्र ये सैलरी की बात सुनकर उदास हो गए, मुरझा गए, तब राज कपूर ने उनका चेहरा देखकर मुस्कुराकर हंसकर बोला, निकालो मेरा सैलरी 1 रुपया पूरा एडवांस। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। शैलेंद्र को पता था कि राज कपूर जो है वो मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन जब वो एक डायरेक्टर के रूप में गए थे उनके पास, तो वो लोग भी सोचते हैं कि सैलरी वगैरह के बारे में सोच कर जाते हैं, तो व्यावसायिक जब वो प्रोफेशन में आते हैं तो इस तरह से चक्कर खा जाते हैं। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे, लेकिन वो तो कभी थे, वो तो फिल्म निर्माता थे नहीं। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया। राज कपूर जो थे उनके दोस्त थे, इसलिए वो एक अच्छे मित्र की तरह, सच्चे मित्र की तरह उनको जो है शैलेंद्र को फिल्म की असफलता, फिल्म ऐसे असफल हो सकता है, ये पिट सकता है, तो उसके खतरों से भी उनको चेता दिया, आगाह कर दिया। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, लेकिन शैलेंद्र जो थे एक आदर्शवादी आइडल कवि थे, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी कि जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। आजकल के डायरेक्टर जो हैं वो फिल्म इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको कमाई हो, लेकिन ये जो थे इनको उससे संपत्ति और यश की कोई कामना नहीं थी, ये सिर्फ आत्मसंतुष्टि के लिए ये फिल्म बना रहे थे। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। तीसरी कसम जो है फिल्म वो बहुत महान फिल्म है, लेकिन इसका एक दुखद सत्य, मतलब एक इसके साथ विडंबना थी कि इसको प्रदर्शित करने के लिए जो थे वितरक नहीं मिल रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत मुश्किल से मिले, कोई इस पर रिस्क नहीं लेना चाहता था। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, जबकि तीसरी कसम में जो थे उस समय राज कपूर अपने आप में एक मशहूर कलाकार थे, जिसको कि शोमैन का भी खिताब मिला हुआ था। तो उसके और वहीदा रहमान के काम करते हुए भी इस फिल्म में लोगों को कहीं ना कहीं आशंका थी और रिस्क नहीं लेना चाहते थे। शंकर जयकिशन का संगीत था, मतलब संगीतकार शंकर जयकिशन थे, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी, जो कि बहुत फेमस थे, तब भी लोग रिस्क नहीं ले रहा था। और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व भी बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। फिल्म के पहले इसका गीत जो था, गाना बहुत ही फेमस हो चुका था, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। ये जो थी फिल्म का जो स्टोरी था वो कमाने वालों के लिए नहीं था, मतलब 2 से 4 बनाने का मतलब है कि पैसा से पैसा कमाना, तो उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी। इसलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। जब इसका तीसरी कसम रिलीज हुई तो कोई भी इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ। फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा, कब फिल्म आया और गया कुछ पता नहीं चला, क्योंकि कोई प्रचार नहीं हुआ था और इसको कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीकों से नावाकिफ़ थे, परंतु उनमें उलझ कर वे अपनी आदमियत नहीं खो सकते थे। शैलेंद्र को पता था कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या होता है,
लेकिन फिर भी जो थे वो ये सब चक्कर में नहीं फंसना चाहते थे। इससे क्या होता, उनकी जो इंसानियत थी वो खो सकती थी। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। एक फिल्म है श्री 420, उसका एक बहुत ही फेमस गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति है, रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। इसका एक पैरा है, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की। इस पर संगीतकार जो जय किशन था उसको कुछ आपत्ति था। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। उसको वो सोचा यहाँ जो 10 दिशा का वर्णन है, दर्शक 4 दिशा समझता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेकिन 10 दिशा नहीं समझ पाएंगे। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। वे चाहते थे कि 10 दिशाओं की जगह 4 दिशाएं बोला जाए जिससे दर्शक समझ सके, लेकिन शैलेंद्र जो थे इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। वो मानते थे कि दर्शकों का रुचि के लिए, दर्शकों की पसंद के लिए जो है हमें उल्टा फुल्टा काम नहीं करना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वो उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, और कलाकार का यह कर्तव्य भी होता है कि जो उपभोक्ता की जो इंटरेस्ट है उसका कभी कभी परिष्कार करे, मतलब उसको हटा दे। और उसका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी थे जो उन्होंने लिखे, बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भावप्रणव थे, दुरूह नहीं। शैलेंद्र जो थे कभी भी झूठा चीज़ को नहीं अपनाया। उनके गीत जो थे पूरे दिल को छूते थे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। ये जो गीत है मेरा जूता है जापानी, जिसे आज भी लोग गुनगुनाते हैं, यह शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए, यही विशेषता उनकी ज़िंदगी की थी, और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। तो ये उनका विशेषता था, और इसी विशेषता को उन्होंने अपनी फिल्म में प्रूव भी किया था। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। तीसरी फिल्म जो है उन कुछ फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया, जो कि पूरी तरह से साहित्य रचना पर आधारित है। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका, और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। ये जो थे राज कपूर, तीसरी कसम फिल्म में एक गाड़ी वाला था, हीरामन उसका किरदार निभाए थे, और वहीदा रहमान जो थी नाटक कंपनी में हीरा कमबाई का रोल की थी, जो कि राज कपूर सिर्फ हीरामन बने ही नहीं थे बल्कि वो पूरी तरह हीरामन के कैरेक्टर में खो सके। उस पर राज कपूर कभी आया ही नहीं। वो लगते थे कि उस फिल्म में पूरे हीरामन ही बन गए। और छोटी सी सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई, और जो हीराबाई बनी थी वहीदा रहमान, वो भी पूरी छोटी सी हीराबाई ही बन गई थी। वो जो वहीदा रहमान का जो ठाठ था वो बहुत पीछे छूट गया था। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती हैं ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है। ये फिल्म के बारे में बात हो रहा है कि कजरी नदी के किनारे जब हीरामन मतलब कि राज कपूर वहीदा रहमान हीराबाई से पूछते हैं कि मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जो है, हीराबाई मतलब वहीदा रहमान, आंखों से बोलती हैं कि मतलब इशारा करती हैं। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। तो कितना भी हम शब्द बोले, वो जो आंखों से बात करती हैं उसको हम लोग शब्द नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम। इन्हीं छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी भावनाओं से ये फिल्म भरी हुई थी। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीबान, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीबान, अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कह कहे। ये जो हीराबाई थी वहीदा रहमान, ये एक नौटंकी की बाई का रोल की थी। तो ये फिल्म जो थी छोटी छोटी भावनाओं से भरी हुई थी। तो ये गाड़ीबान जो थे मतलब राज कपूर, हीरामन, वो अपनी मस्ती में डूबकर गा रहे थे, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजर वाली मुनिया। और हीराबाई को जो थी वो घोड़े की गाड़ी में जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, उन बच्चे गा रहे थे ये गाना, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। तो वो अपनापन मिल रहा था उस गाड़ीबान को। अभावों की जिंदगी मतलब वो चला रहे थे गाड़ी, पीछे वहीदा रहमान बैठी हुई थी और बच्चों थे ये गाना गा रहे थे। अभावों की ज़िंदगी जीते लोगों के सपनीले गए, मतलब उस ज़माने में कितना लोग अभाव में रहता था, ये सब इसमें दर्शाया गया है।
हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। आजकल जो हमारी फिल्में हैं उसमें लोक तत्व मतलब मूल तत्व कहीं है ही नहीं, उसमें सिर्फ मिर्च मसाला डालकर उसे इंटरेस्टिंग कर दिया जाता है। तो यही हमारा अभाव है। वे जिंदगी से दूर होती है। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। आजकल जो फिल्म का कहानी है वो वास्तविक कहानी से बिल्कुल भिन्न है। उसमें क्या होता है, जिंदगी से दूर, उसमें जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता उस फिल्म का। जब त्रासद स्थिति का चित्रांकन होता है, जब भयंकर स्थिति उसमें दिखाया था, उसे क्या किया जाता है, ग्लोरीफाई करके उसे एडिट कर दिया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। दुख ऐसा दिखाया जाता है कि दर्शक उसे अंदर तक दर्शक को झकझोर दे। और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। लेकिन तीसरी कसम में यह खास बात था कि दुख को इतना अच्छे से दर्शाया गया था, मतलब इतना सहज स्थिति, मतलब नॉर्मल दर्शाया गया था कि वो जीवन में आती है। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कभी कहा है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। शैलेंद्र जो थे गीतकार नहीं, वो कवि थे। राज कपूर ने कहा है वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए, मतलब तामझाम के बीच रहते हुए भी यश और धन से, मतलब नाम और संपत्ति से कोसों दूर से, मतलब उनको उस बात से कोई मतलब था नहीं था। जो बात उनकी ज़िंदगी में थी वही उनके गीतों में थी। जितने वो सच्चे थे, जितने शालीन थे, वो उनकी गीतों में भी उतनी शालीनता झलकती थी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुँचा जाता है। उनमें तो था वो जूझने का संकेत भी था, सिर्फ दया भी नहीं थी उनके गीतों में, बल्कि वो प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत, मतलब किस तरह हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे वो भी उनके गीतों में छुपा था। व्यथा मीन्स होता है दुख। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। दुख जो है आदमी को हराता नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, प्रेरित करता है, संदेश देता है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भावप्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का यह गीत जो अद्वितीय बन गया, सजनवा बैरी हो गए हमार चिठिया हो तो हर कोई बाँचे भाग न बाँचे कोई। मतलब शैलेंद्र ने जो था तीसरी कसम में पूरा अपना सब कुछ समर्पण कर दिया था, इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था। मुकेश की आवाज़ में, मुकेश ने गाना गाया है, शैलेंद्र का एक लिखा हुआ गीत है, मुकेश ने उसमें आवाज़ दिया। मुकेश गीतकार थे जो कि अद्वितीय बन गया, मतलब जिसको कि आज तक भूला नहीं जा सका। और वो गाना है सजनवा वैरी हो गए हमार चिठिया हो तो हर कोई बाँचे भाग न बाँचे कोई। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की ज़िंदगी की सबसे हसीन फिल्म थी। जो इसमें कैरेक्टर था, जो अभिनय किए थे राज कपूर, तो ये जो थी राज कपूर की ज़िंदगी की सबसे हसीन फिल्म थी तीसरी कसम। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते थे। राज कपूर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत संजीदा कलाकार हैं और कला मर्मज्ञ जो आंखों से बात करते हैं, मतलब हर चीज़ को आंखों के इशारे से समझा देते हैं। लेकिन इस फिल्म में जो थी वो पूरे मासूमियत भरे कला अंदाज में नजर आते हैं। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं, उतना जागते रहो में भी नहीं। मतलब इनका जो रोल है तीसरी कसम में वो बहुत ही मजबूत है, लेकिन उतना ही मजबूत रोल ये जो है जागते रहो में नहीं है। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया था, मतलब उसमें भी इसकी अभिनय की तारीफ की गई थी। लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता, वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया है। तीसरी कसम में क्या है, राज कपूर जो है अपना कैरेक्टर, खुद का कैरेक्टर जो उनका असली कैरेक्टर है राज कपूर का, वो खो दिए हैं, बल्कि वो एक गाड़ीवान बन गए हैं। हीरामन जो उनके एक गाड़ी वाला का कैरेक्टर था वही उसमें बन गए हैं, उसमें ढल गए हैं। खालिस देहाती बुच्च गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। मतलब वो देहाती बुच्च गाड़ीवान, मतलब गांव का जो गाड़ीवान होता है, दिमाग नहीं सुनता है, सिर्फ दिल की सुनता है, बस उस कैरेक्टर में वो खो गए हैं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज़ का कोई अर्थ नहीं, जो कि सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं। बहुत बड़ी बात है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वो एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। राज कपूर के जीवन का वह मुकाम है तीसरी कसम कि जब वो एशिया के सबसे बड़े, मतलब इसी फिल्म से जो थे वो एशिया के सबसे बड़े शोमैन मतलब के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका अपना एक व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था, मतलब एक मिसाल बन चुका था। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमा में व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया था। लोग उसको बहुत बड़ा अभिनेता मानते थे, पूरे एशिया का अभिनेता मानते थे, शोमैन कहते थे। लेकिन इस फिल्म में जो थे वह उनका जो महान
पर्सनैलिटी था वो पूरा तरह एक गाड़ीवान का पर्सनैलिटी बन गया था। मतलब हीरामन उनकी आत्मा में उतर गया था। वह कहीं हीरामन का भी नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया। हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रिश्ता हुआ। उनकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्योछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया था। मतलब हीरामन जो थे राज कपूर, वो पूरी तरह से हीराबाई मतलब वहीदा रहमान के प्रेम में खो गए थे और वो उसकी थोड़ा सा भी अपेक्षा मतलब उपेक्षा, अपमान, निरादर नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। पटकथा मीन्स होता है मूल कहानी, तो इसका जो मूल कहानी था, तीसरी कसम की मूल कहानी जो थी, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी, वो रेणु ने स्वयं लिखी थी। कहानी का रेसा रेसा, उनकी छोटी से छोटी बारीकियाँ फिल्म में पूरी तरह उतर गई। मतलब कहानी का जो छोटा छोटा अंश है, छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, वो फिल्म में पूरी तरह से समाहित है। और तीसरी कसम जो है राज कपूर के जीवन की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है और वहीदा रहमान उसमें एक बाई का किरदार किए हैं नाटक कंपनी में। तो इस तरह यह राज कपूर की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी और इस फिल्म के मूल कहानी के लेखक खुद फणीश्वर नाथ रेणु थे। आशा है यह कहानी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।